5 मार्च 2019 को इतना मारा, मुझे बहुत मारा, बेल्टों से मारा। और उस टाइम पे मेरा बच्चा 11 महीने का था। मुझे इतना मारा कि मेरे मतलब बाल पकड़ पकड़ के गेट में चिल्लाती रही, मुझे पानी दो, मुझे पानी दे दो, क्योंकि मेरी आँखों के आगे अंधेरा आ गया था। तो मैंने पानी के लिए चिल्लाया तो मुझे पानी नहीं, एसिड दे दिया। जब मेरे मुंह में बोतल लगा के पलट दिया। और मैं चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, मेरा गला जल रहा है, मेरा पेट में जलन हो रही है। ऐसे बोल बोल के मैं बेहोश हो गई। ने जैसे मेरे बेबी हुआ ना, मेरे बेबी होने के 20 दिन बाद मेरे हस्बैंड के फ़ोन में मैंने किसी और औरत के साथ रिकॉर्डिंग सुनी थी, जिससे कि मेरा उसका बहुत झगड़ा हुआ और उसने मेरे को बेल्टों से मारा था। तो उसने बाथरूम में रखी एसिड की बोतल लाके मेरे को पिला दी। सुबह का 6 बजे का टाइम था। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। मेरे को उसने रात भर से बहुत मारा था। कोई बेनिफिट इनको नहीं मिल रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम दिख जाती है, वो भी बहुत सीवियर है, उसकी अलग हैं चीज़ें। इनकी प्रॉब्लम दिखती नहीं है, पर दर्द तो है। एसिड थ्रो वाला ले रहे हो आप, इंजेक्शन वाला नहीं ले रहे हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? इसको डिसेबिलिटी कैटेगरी में ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है। As the Supreme Court considers expanding the definition of disability to include survivors who were forced to ingest acid, the invisible lives of such victims rarely makes it to public view. The current law includes acid attack survivors but as people with disabilities, but limits the definition to individuals who were disfigured due to the violent assaults by throwing of acids. A critical legislative gap prevents victims of forceful acid ingestion from being recognized under the Disability Act of 2016. Their petition has finally reached the Supreme Court. Hello, this is Ruchi Bhattar reporting for The Print, and let's meet the people who are wanting to broaden the definition under the Disability Act of 2016. Hello, I am joined by Ms. Shaheen Malik, who is the petitioner in this case. Ma'am, please tell us कि आपको ये idea किधर से आया and what do you think will happen? मैं सबसे पहले बोलूँ तो कि पहले मुझे भी नहीं पता था कि एसिड इंजेक्शन के भी केसेस होते हैं। एसिड अटैक का ही था, और 2016 से मैंने ये नोटिस किया कि इस तरह के केसेस आ रहे हैं 1, 2 और फिर आने लगे हैं। मतलब एक ट्रेंड बन गया है ये भी। और उन सर्वाइवर्स के साथ काम करते-करते मैंने देखा कि उनको कितनी परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। वो ठीक से चल नहीं पाती हैं, बार-बार तबीयत ख़राब होती है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब एक तरह से फैमिली पे बोलें तो वो लाइफ लॉन्ग बर्डन हो जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि एक इंडियन फैमिली में, और जब शादी के बाद लड़की वापस घर में आए और वो भी बच्चों के साथ, और वो भी इस कंडीशन में, तो वो थोड़ा दिन तो ठीक है, उसके बाद वो बर्डन बन जाती है। तो मैंने वो सब चीज़ें देखी, और फिर मुझे ये लगा कि इनको कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलता है। जो इंटरिम कॉम्पेंसेशन है 3 लाख, बस वहीं तक बात ख़त्म हो जाती है। तो मुझे था कि एनहांसमेंट मिले कॉम्पेंसेशन इनको, हम जैसे और लड़कियों को दिला पाते हैं इनको भी दिला पाएँ, लेकिन हम कैसे दिलाएँ? क्योंकि डिसेबिलिटी का सर्टिफ़िकेट इन्हें मिलता ही नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये भी थी कि ये पेंशन के लिए भी नहीं अप्लाई कर सकते, तो कोई बेनिफिट इनको नहीं मिल रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम दिख जाती है, वो भी बहुत सीवियर है, उसकी अलग हैं चीज़ें। इनकी प्रॉब्लम दिखती नहीं है, पर दर्द तो है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस पे करना है। इस पे सबसे पहले हमने गवर्नमेंट को और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशंस भेजी, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सरकार कभी इतना कुछ करती नहीं है। तो अब हम जाकर पूरी रिसर्च करके फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करी। तो हमारा था कि जब आप इनको 326 ए में ले रहे हो कि एसिड थ्रो भी किया जाए और एसिड पिलाया भी जाए, तो वो 326 ए लग गया। लेकिन आरपीडीडब्ल्यू एक्ट में सिर्फ आप एसिड थ्रो वाला ले रहे हो, आप इंजेक्शन वाला नहीं ले रहे हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मतलब उसका पता लगे। और हमारे पास डॉक्टर का ओपिनियन भी है, जो सीनियर डॉक्टर हैं, उनका ओपिनियन है कि इसको डिसेबिलिटी कैटेगरी में ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है। तो उसी लड़ाई को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला सीजेआई का, कि मतलब उन्होंने बहुत कंसर्न दिखाया कि ये तो बहुत जेन्युइन कॉज़ है, कि इसमें तो होना ही चाहिए। तो जहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, तो लगता है कि बहुत उम्मीदें अभी भी हैं,
और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि हम काम कर पाते हैं कि कभी 6 महीने में या साल में कुछ ऐसा कोर्ट से सुन लेते हैं, जो हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है। तो सीजीआई का मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा कंसर्न देखा, मतलब जो अब तक पहले मैंने किसी जज में नोटिस नहीं किया। और उन्होंने मतलब सुयो मोटो स्पीडी ट्रायल के लिए भी कहा, इन सब चीज़ों के लिए कहा, तो मैं तो बहुत पॉज़िटिव हूँ। लेकिन अभी ये है कि 26th ऑफ जनवरी की डेट है और तुषार मेहता जी ने कहा है कि इस पे सॉलिसिटर जनरल ने कि वो लेकर आएँगे। तो पर जब तक ये एग्ज़ीक्यूट होगा, हमारी अचीवमेंट मैं मानूँगी तब है। मैम खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर है 2009 से, एंड मैम एक एनजीओ शेल्टर होम रन करती हैं जिसका नाम है ब्रेव सोल्स। एंड मैम की पीआईएल चाहती हैं कि पब्लिक डिसफिगरमेंट, बॉडी डिसफिगरमेंट के अलावा भी जिन्हें भी एसिड इंजेस्ट किया जाता है, फोर्सफुली कंज्यूम करवाया जाता है, उन्हें भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। मैम व्हाट आपकी पीआईएल के द्वारा आप क्या चाहती हैं कि लिमिट्स क्या हो, मतलब एसिड इंजेशन, फोर्सफुल इंजेशन के उसके कारण क्या-क्या बेनिफिट्स मिले लोगों को? हाँ, तो जब एसिड इंजेक्शन अगर डिसेबिलिटी कैटेगरी में इंक्लूड हो गया, तो एज़ पर दी अगर हम नालसा की पॉलिसी भी देखेंगे तो ये उसमें भी कवर हो जाएँगे। इनका कॉम्पेंसेशन एनहांस हो सकता है। ये डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिसेबिलिटी कोटा में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे रास्ते खुल जाएँगे। तो बाकी हम और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये सक्सेसफुल हो जाए तो हम फिर और चीज़ों की तरफ बढ़ें। Hello, I'm joined by Advocate Sija Nair, who is representing the case in the Supreme Court. Advocate Nair, please tell us what is the petition all about and what are the demands from the petition? Okay, so in this petition, what we are actually demanding is that the victims of forceful acid ingestion, they need to be included in the RPWD Act of 2016. RPWD is Rights of Persons with Disabilities Act 2016. So, as mentioned in my petition, there are two kinds of acid attack survivors. One is those acid attack survivors on whom the acid is thrown so as to disfigure them. But there are also acid attack survivors who have been made to drink the acid forcefully. So in Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS, as well as in the old IPC, which was amended after 2013, in both of these, both the cases wherein people are attacked with acid by throwing on them, as well as those people to whom they have been made to drink it forcibly. So these two cases, both of them are punishable as an offense. But this RPWD Act, Rights of Persons with Disabilities Act, this was launched in 2016. So it is a very good initiative by the government that they included the acid attack survivors in the Act of 2016 so as to cover them under the disabilities criteria. But what they missed out was in the definition. So in the definition of an acid attack victim in the RPWD Act, they have mentioned only those victims on whom the acid is thrown as to disfigure. But they have totally missed out the portion where they had to include those victims on like who were forced to drink acid. So though this difference may be very slight in nature, but it creates a very huge gap, because there are lot of survivors who have been made to forcibly drink, and due to this exclusion, there is no disability certificate made for them. The doctors cannot assess them for any disability, due to which the percentage cannot be ascertained. There is no certificate issued, and this also seems very slight, that what is the use of a disability certificate. But because a disability certificate is not issued to a survivor, they cannot claim any of their rights in the beneficial schemes which are available to other acid attack survivors. So this is what we are praying for in the petition, that we need all the acid attack survivors who were forced to drink acid, they are also covered under this definition under the RPWD Act, so that the others so that they can also get benefits of those schemes of which the other survivors are taking advantage of. Let's meet the people who are wanting to broaden the definition under the Disability Act of 2016. मेरा नाम रश्मि भाटिया है, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। मेरी शादी हुई थी
3 मार्च 2016 में। तो उस टाइम मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। तो जैसे कि हरियाणा से थे तो गांव का माहौल था, तो मेरी बड़ी बहन की शादी थी, तो उसके साथ में मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी थी कि 2 बहनों की एक साथ में हो जाएगी। तो इसी वजह से दोनों बहनों की एक बार में शादी कर दिए थे। तो शादी के कुछ ही दिन बाद जैसे कि दहेज को लेके घर में झगड़ा, छोटी छोटी बातों के लेके, और उनका रीज़न ये था कि मेरे दादा दादी और मेरे पापा की, मेरे घर में सबकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो उनको ना दहेज का बहुत लालच था। मेरे पापा ने गाड़ी, उसमें शादी में बाइक वगैरह भी दी थी, लेकिन फिर भी कभी ये तो कभी वो, हर दिन का ये। तो 2-3 बार झगड़ा भी हुआ, जिससे कि मैं अपने घर आ गई। शादी के 2 साल बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 2018 में हम दिल्ली शिफ्ट हुए। तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो वो दिल्ली में डॉक्टर थे ईएसआई हॉस्पिटल में। तो दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैं मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मेरे बेबी कंसीव होने के बाद उसके 1 साल बाद जैसे मेरा बेबी हुआ ना, उस बीच में भी ऐसे ड्रिंक करना, मारना पीटना। जैसे मेरा बेबी हुआ ना, मेरे बेबी होने के 20 दिन बाद मेरे हस्बैंड के फ़ोन में मैंने किसी और औरत के साथ रिकॉर्डिंग सुनी थी, जिससे कि मेरा उसका बहुत झगड़ा हुआ और उसने मेरे को बेल्टों से मारा था। 14 अगस्त के अगले दिन 15 अगस्त था, उस दिन रक्षाबंधन थी। ये 14 अगस्त 2019 की बात है। तो रक्षाबंधन से पहले वाले दिन भी उसने मेरे को ऐसे ही मारा, और उसकी बहन भी आने वाली थी। तो उसने मेरे को बोला कल रक्षाबंधन है, 11,000 रुपये तेरे को लेके आने हैं, मैं अपनी बहन को दूंगा। तो मैंने बोली मैं आऊँगी, आप जाके मैं कभी ज़िंदगी में तुम्हारे पास लौट के नहीं आऊँगी। तो उसको लगा कि कभी अपने घर जाके बोल दे, इसी वजह से उसने बाथरूम में रखी एसिड की बोतल ला के मेरे को पिला दी। सुबह का 6 बजे का टाइम था। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। मेरे को उसने रात भर से बहुत मारा था। तो जैसे ही मैं सुबह लेटी थी, सुबह 6 बजे उसने मेरे को एसिड की बोतल ला के मेरे को पिला दी। ऊपर से उसने मेरे को पानी भी पिलाया। पानी पिलाने से वो एसिड मेरी बॉडी में फैल गया। फैलने के बाद उसने मेरा गला दबाया। जब मेरा बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मैं वहाँ से उठ के मैं गली में आ गई। गली में एक भाई था मेरा, उनसे अच्छी बोलचाल थी। तो उन भैया ने मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उन्होंने मेरे घर फ़ोन किया, तो मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे जीजा सब लोग हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल वहाँ से मेरे को सावित्री हॉस्पिटल कंझावला में एडमिट किया गया। वहाँ से उन्होंने 11 साढ़े 11 बजे के करीब उन्होंने मेरे को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया कि नहीं बचा सकते, आप किसी और हॉस्पिटल में लेके जाइए। आरएमएल लेके आए, तो वहाँ भी मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ वो डॉक्टर थे। तो वहाँ भी मैंने उनको देखा कि मेरे से पहले वो हॉस्पिटल में पहुँचे हुए हैं, मैं एडमिट नहीं हो पाई। उन्होंने डॉक्टरों से पता नहीं क्या बात हुई उन लोगों की, क्या नहीं, डॉक्टरों ने मेरे को एडमिट करने से मना कर दिया। रेफ़र हुआ, पर्चा भी मेरा फेल हो गया। वहाँ से मेरे पापा मेरे को जीबी पंत हॉस्पिटल लेके गए। जीबी पंत हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई इलाज नहीं है। फिर मेरे पापा वहाँ से वापसी मेरे को आरएमएल हॉस्पिटल लेके गए। रात के 8:30 बज चुके थे, स्टाफ चेंज हो गया था। तो फिर मेरे पापा की दिल्ली में डीटीसी में जॉब थी, तो इसी वजह से कोई पापा के स्टाफ के भैया थे, अंकल के किसी के, उन्होंने वो एक्सरे में ड्यूटी करते थे, तो उन्होंने मेरे को एडमिट कराया। एडमिट होने के बाद मैं 2-3 दिन वहाँ पे एडमिट रही है, आयुष में, इमरजेंसी में। फिर मैं वार्ड में शिफ्ट हो गई। तो जब मेरी इंडोस्कोपी वगैरह हुई, तो जो मेरी फूड पाइप थी वो मेरी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। जब तक मैं हॉस्पिटल में रही, मैं ग्लूकोज की वजह से ज़िंदा थी। मैंने जो होता ना, पानी की एक बूंद तक मेरे अंदर नहीं गई थी, और मेरे पूरे गले में छाले हो गए थे, मेरे होंठ ऐसे सूज गए थे कि मेरा फेस पहचान में मेरे को खुद भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो उसके जैसे 15 दिन तक मैं जीवी उसमें आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बाद से जैसे कि मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी, क्योंकि मेरा बेटा उन लोगों के पास था। मैंने मेरे पापा को भी बोल दिया था कि जब तक मेरा बेटा उनके पास है, मैं कोई पुलिस कंप्लेंट अभी नहीं करूँगी। तो वहाँ पे जैसे कि सावित्री हॉस्पिटल में एक पुलिस वाला आया था, वहाँ पे सिविल ड्रेस में आया था। बस उन्होंने मेरे कोरे पेपर पे साइन लिए थे कि उन्होंने बोला जो तुम्हारे पापा बोलेंगे ना, मैं लिख लूँगा। वहाँ से कुछ वो नहीं, मतलब कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। तो उसके फिर डिस्चार्ज होने के बाद मैंने उसको, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरे को मेरा बेटा चाहिए। तो उसको नहीं पता था कि मैं पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर दूंगी। उसको लगा कि हर बार की तरह अब भी इसके पापा इसको भेज देंगे। तो उसने मेरे बोला कि वहाँ पे मेरा बेटा है। उसने मेरा बेटा अपने मामा के घर छोड़ा हुआ था दिल्ली में ही। तो मैं अपने बेटे को लेके अपने घर चली गई। घर जाने के बाद भी 1 हफ्ते तक मैंने ये सोचा कि क्या पता इंसान सुधर जाए, क्योंकि मेरा बेटा 4 ही मंथ का था, उसका फ्यूचर का सवाल था। तो उसके बाद फिर मेरे पापा ने बोला कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब नहीं। तो फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी रोहिणी सेक्टर 3 में।
तो वहाँ पे जैसे मेरी फर्स्ट जैसे वो होती है बातचीत के लिए हम पुलिस स्टेशन गए, तो उसने वहाँ पे ना मेरे पापा के साथ मारपीट की पुलिस स्टेशन के अंदर ही। तो उस दिन मेरे दिल में ये आया कि जिसने मेरे बाप की इज्जत नहीं की ना, वो इंसान मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तब मेरे को उस इंसान से नफरत हुई। मेरे पेट पे पाइप लगी थी। अटैक के 1 महीने बाद मेरा वो हुआ था, ऑपरेशन हुआ था RML हॉस्पिटल में, जिससे कि मेरे पेट पे पाइप लगी थी। पाइप लगने के 2.5 साल तक मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ लिक्विड जाता था, दवाई वगैरह तक सब उसमें से छान के मेरे घर वाले मेरे को पिलाते थे। 2.5 साल बाद डॉक्टरों ने मेरी पाइप निकाली थी। पाइप निकालने के बाद मेरे को कोविड हो गया। कोविड होने से जैसे कि गले जो पेट पे पाइप थी वो भी निकल गई, और मैं अपने गले से भी कुछ नहीं खा पाती। ओनली मेरा वेट हो गया था 25 kg। मेरा वेट था 60 kg अटैक से पहले। अटैक के बाद मेरा ओनली 25 वेट हो गया था। तो मेरे पापा ने ना, जैसे लॉकडाउन में हमने 2-3 जगह एप्लीकेशन लगाई थी, जैसे LG के, अमित शाह के, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बस महिला आयोग में हमने एप्लीकेशन लगाई, तो वहाँ से उन्होंने हमें फ़ोन किया, तो हम वहाँ पे आए। वहाँ पे आने के बाद उन्होंने हमें शाइन मैम से मिलाया। शाइन मैम से मिलाने के बाद जैसे कि शाइन अप्पी से मैं मिली, तो ये सोचा कि ज़िंदगी में एक उम्मीद क्या, एक भगवान के रूप में मेरी लाइफ में ये आई है। शाइन मैम मेरे को किस रूप में मिली कि इन्होंने मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट करवाया। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो मैं इनकी वजह से हूँ। फिर जैसे घर में डिप्रेशन में थी पूरा दिन ये वो, तो एक दिन मैंने इनको रोते रोते कॉल की थी कि शाइन अप्पी मेरा मन नहीं लग रहा। तो इन्होंने बोला रश्मि तुम कुछ दिन यहाँ आ जाओ, तुम्हारा मन लग जाएगा। तो मैं जब यहाँ आई, यहाँ आने के बाद देखा कि मेरा दुख तो कुछ है ही नहीं। मैंने यहाँ आके लड़कियों से मिली, तो मैंने सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी में तो मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी तो हैं। यहाँ की लड़कियाँ तो ऐसी हैं, ऐसी ऐसी लड़कियाँ हैं कि जिनके साथ फैमिली वाले भी स्पोर्ट छोड़ देते हैं। लड़की लावारिस की ज़िंदगी जीती है। और आप हमें बता सकती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में कल याचिका हुई उसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा और आप क्या चाहती हैं कि क्या हो? डिसेबिलिटी कार्ड के लिए कि मेरा जैसे ये मिलता है ना PNFR डला हुआ है, मेरा 2022 से डला हुआ है, तो सबके 1-1 लाख रुपए आ रहे हैं। मेरा अभी तक वो नहीं आया क्योंकि मेरा फेस नहीं दिख रहा है। दुख तो इस चीज़ का होता है कि चल फेस पे एसिड गिर गया तो लड़कियों का दिखता है, हमारा तो अंदर से है। हमें तो हर दिन सबको ये बताना पड़ता है कि हमारे साथ एसिड अटैक ऐसे हुआ है। वो जब जिस इंसान से बताता ना, मतलब हर दिन एक ये फील होता है कि आज ही हमारे साथ ये हुआ है। सबको ये बताना पड़ता है कि हम भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता। क्यों, कैसे दिखाएं हम अपने अंदर का, किसी को नहीं दिखा सकते ना। और सबसे मेन है कि इंसान की एसिड अंदर जाने से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। इतना पेनफुल होता है कि बस बता ही नहीं सकते। खाना नहीं खा पाते। मैं तो कहीं बाहर खाने के लिए भी जाती हूँ ना, तो 2 बार सोचती हूँ कि खाना खाया भी जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि इतने बड़े रेस्टोरेंट में अगर हम खाना खा रहे हैं तो एकदम से उल्टी हो जाए तो थोड़ी सी फील होता है। इसी वजह से मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, मैं हमेशा सॉफ्ट डाइट ही ढूंढती हूँ। आपका केस कहाँ पे चल रहा है और उसमें क्या प्रोग्रेस है? मेरा केस मैम रोहिणी कोर्ट में चल रहा है। तो एप्लीकेशन जैसे हम लगाने गए, तो वहाँ पे किसी पुलिस वाले ने मेरे पापा से सवाल जवाब किए कि हमें क्या पता इसके हस्बैंड ने इसके साथ किया कि तुम इसको ऐसे एसिड पिला के लाए हो। पुलिस वाले ने मेरे पापा से बातचीत की थी। तो फिर भी मेरे पापा ने, जैसे कि हमारी कोई FIR वगैरह कुछ नहीं हुई, तो मेरे पापा की दिल्ली में जॉब थी, तो मेरे पापा ने थोड़ी सी जान पहचान करके यहाँ पे ITO जो है ना कमिश्नर के, यहाँ मेरे पापा ने एप्लीकेशन लगाई। तो हम कमिश्नर के सामने मैं गई, तो उन्होंने मेरे सामने ही वहाँ पे प्रेमनगर थाना रणधीर IO है, उनसे बातचीत की। उन्होंने उनसे बोला कि लड़की इतनी परेशान है, तुमने इसके अभी तक FIR क्यों नहीं बनाई। उनके बोलने के बाद मेरी FIR दर्ज हुई थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है रेडी। जैसे हम पुलिस स्टेशन गए तब मेरी FIR उनसे मिली। उसके जैसे FIR मिलने के बाद 15-20 दिन बाद मेरे बयान हुए थे SDM के। SDM के बयान होने के 15-20 दिन बाद वो गिरफ्तार हो गया था। उस केस के बारे में 9 महीने बाद तक जैसे जेल में रहा। जेल में रहने के बाद उसकी बेल हो गई। बेल होने के बाद से 6 साल हो गए, आज तक मैं कोर्ट जाती हूँ। कभी जज छुट्टी पे होते हैं, तो कभी उसका वकील छुट्टी पे होता है, कभी वो नहीं आता। हर बार वो वकील बदल के लाता है, तो कहीं ना कहीं इंसान हार जाता है। मेरे भी कई बार मन में आता है कि मैं केस बंद कर दूँ, ये कर दूँ, लेकिन फिर ये है ना कि मेरे पापा की 60+ एज हो गई है। उन्होंने मेरे साथ इतना स्ट्रगल किया है, मेरे भाई ने किया है, तो उनको देख के लगता है कि चलो 1 साल और 1 साल और 6 साल मेरे निकल गए। अभी तक मेरी क्या कहते हैं
गवाही कंप्लीट नहीं हुई है। पिछले 1 साल से मेरी गवाही की डेट कभी ये आ रही है, कभी वो आ रही है। जज को भी पता है कि ये मेरे साथ वो कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता है। हर बार जज अगली डेट दे देता है, यही बस चलता आ रहा है, कुछ नहीं है इसके अलावा केस में भी। हाय, आप हमें बताएंगी कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और जितना आप कंफर्टेबल है बताने के लिए कि आपके साथ क्या हुआ था। मेरा नाम रूमान है, मैं यूपी से हूँ। मेरी शादी 2016 में हुई थी। उसके बाद 2016 में फिर मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड नशा करता है। तो कुछ दिन बाद मतलब नशा कर कर के बाहर ही रहता था ताकि मुझे पता ना चले, मैं घर वालों को नहीं बोल दूँ। मतलब मेरे पापा ने शादी मतलब गरीब थे तो ऐसे ही शादी की थी, दहेज वहेज दे के। बाइक नहीं थी उसके ऊपर भी टॉर्चर करता था, मारता पीटता था, नशा करके बेल्टों से बहुत बुरी तरीके से मारता था। फिर उसके बाद मेरा 2018 में मेरा बेटा हुआ था, तो कुछ उसके लिए मैं चुप रही। मैं करी चलो कोई नहीं, मेरा बेटा है, मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरी एक बहन भी थी, वो भी मेरे घर पे ही रहती थी शादी होने के बाद, वो भी परेशान रहती थी। तो मैंने सोचा कि मतलब मैं भी घर पे ही चली जाऊँगी तो मेरे पापा पे क्या बीतेगी। तो फिर मैं ऐसे ही सहन करती रही। तो फिर मेरा बच्चा मतलब मैं प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद मैंने उसके लिए सहा। फिर उसके बाद वो मतलब एक दिन ऐसा आया 5 मार्च 2019 को, इतना मारा मुझे, बहुत मारा, बेल्टों से मारा। और उस टाइम पे मेरा बच्चा 11 महीने का था। तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे इतना मारा कि मेरे मतलब बाल पकड़ पकड़ के गेट में। तो जैसे कि मैंने अपने पापा को छुपके से फ़ोन किया कि पापा मुझे बहुत मार रहा है, ये मारपीट कर रहा है। पापा ने बोला मुझे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ से आने में, और कोई बात नहीं, तू क्या कि मैं घर वहाँ चली जा अपनी खाला के घर। तो मैंने जाने की कोशिश की तो उन लोगों ने गेट बंद कर दिया था, लॉक कर दिया, मुझे नहीं जाने दिया। तो उसको जैसे ही पता चला किसने अपने पापा के पास फ़ोन करा है, उसने मुझे और ज़्यादा मारा। जैसे कि उसने मेरे बाल पकड़ के दीवार में मारे तो मैं नीचे गिर गई। फिर मैं चिल्लाती रही, मुझे पानी दे, वो मुझे पानी दे दो, क्योंकि मेरी आँखों के आगे अंधेरा आ गया था। मतलब मेरी सास भी थी और मेरी जेठानी भी थी, दोनों थे। उन उन तीनों लोग मतलब गलती तो मेरे हस्बैंड की, सारी गलती मेरे हस्बैंड की थी। तो मेरी सास जेठानी तीनों शामिल थे। तो जैसे मैंने पानी के लिए चिल्लाया तो मुझे पानी नहीं एसिड दे दिया, जब मेरे मुंह में बोतल लगा के पलट दिया। अब मैं चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, मेरा गला जल रहा है, मेरा पेट में जलन हो रही है। ऐसे बोल बोल के मैं बेहोश हो गई। मुझे फिर नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मेरी थोड़ी आँख खुली थी तो मैं हॉस्पिटल में थी, और मैं ये कह रही थी मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मेरे पे बोला तो नहीं जा रहा, सबसे पूछ रही मैं, क्योंकि मेरे घर वाले जब तक भी आए नहीं थे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करा था मेरे घर वालों के पास कि आपकी लड़की ने लड़ाई में एसिड पी लिया। तो जैसे मेरे घर वाले गए, उन लोगों ने एडमिट कर दिया कि इसने एसिड पी लिया। जब पुलिस कंप्लेंट हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने एडमिट के, मुझे नहीं पता, उन लोगों ने बोला था इसने गुस्से में एसिड पी लिया। तो धीरे धीरे मतलब मेरे घर वाले आए, मेरे घर वालों को भी नहीं जाने देते थे वो लोग कि ये सच बता देगी ये तो। और जो वहाँ पे गार्ड वगैरह थे वो एक ही जने को अलाउ करते थे पेशेंट के साथ, तो मेरा हस्बैंड ही रहता था हर वक्त। और मुझे कुछ पता नहीं था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मेरी मतलब धीरे धीरे कंडीशन ख़राब होने लगी थी। डॉक्टर ने लास्ट में जवाब दे दिया था कि इसको घर लेके जाओ और ये नहीं बचेगी। तो घर ले जा रहे थे वो लोग, तो वो लोग अब अपने घर लेके जा रहे थे। मेरे पापा ने बोला कि मैं अपनी बेटी को अपने घर लेके जाऊंगा, नहीं तुम लोग इसे मार दोगे। मैं मतलब मेरे पापा ने बहुत कोशिश करी। फिर मेरे पापा के ने अपने दोस्तों को थोड़ा बुलाया, उनके ज़रिए मेरे पापा मुझे निकाल के लेके गए कि मैं घर लेके जाऊंगा। फिर भी मेरे पापा ने हिम्मत नहीं हारी, बहुत हॉस्पिटलों में दिखाया था, सब में, क्योंकि सब में सरकारी में ही दिखाया था। फिर लास्ट में यही बोलते थे डॉक्टर, नहीं बचेगी ये, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, पूरा एसिड से सब जल चुका है अंदर, इसको लेके जाओ। फिर मेरे भाई ने महिला आयोग में केस करा, उसके थ्रू फिर शाहीन मैम से मिले। फिर शाहीन मैम ने मुझे अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर मैं मतलब मैं 2 साल पूरे लिक्विड पे थी। मतलब एसिड पिलाने के बाद मेरा ये सारा कुछ ख़राब हो गया, गला वला। मैं अपना मतलब
सब वापस आता था, मैं नहीं सटक पाती थी, मेरा पाइप एकदम चिपक गया था एसिड से। तो 2 साल में मतलब मेरे पाइप से ही जाता था, पेट में पाइप डाल रखा था, उससे ही जाता था, छान के देते थे मेरे घर वाले। फिर 2000 मतलब 19 में ही लास्ट में मेरे साइन मैम से मिले, उन्होंने मुझे अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया और फिर मेरी वहाँ पे 2-3 सर्जरियाँ हुई थी, नेक की, 2 पेट की। फिर मैं वहाँ पे धीरे धीरे लिक्विड से अपने मुंह से लहने लगी थी। डॉक्टर ने बोला ये ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं अपोलो हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर मैं डिस्चार्ज हो गई, फिर धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी। फिर भी मतलब ये है कि फिर मैं केस करवाया, मैं शाहीन मैम ने वकील भी दिया अपना, फिर मेरा करकरडुमा में केस करवाया। मैं अभी भी केस चल रहा है मेरा, सही चल रहा है। और क्या केस चल रहा है बेसिकली कि एक क्रिमिनल केस चल रहा है और क्या आपकी प्रोसीडिंग्स रही हैं उसमें? केस क्रिमिनल में तो मेरा मतलब जो मेरे बयान थे वो भी एक्सेप्ट करे जज ने कि ये इसकी कंडीशन ख़राब है, सुबह से शाम तक बैठी रहती है, उसको डांटा था कि क्या कि मैं इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और जो ये बोलती है वो ठीक है। फिर मेंटेनेंस का भी मेरा केस चल रहा है। मेंटेनेंस में मतलब वो उसने बोला कि मैं 7-8 हज़ार रुपये कमाता हूँ। दिक्कत तो कंप्लेंट जल्दी से हुई नहीं थी क्योंकि मुझे पता नहीं था मैंने क्या, उसने मुझे समीम ने मेरे से क्या बुलवाया क्या नहीं। उसके बाद बयान मेरे गलत हो गए थे। फिर तीसरी बार में जब मैं ठीक हुई थोड़ी बहुत, मतलब मुझे लगा कि मैंने ये बयान तो मैंने नहीं दिए, गलत हैं ये तो मैंने नहीं दिए, लेकिन मैं अपने बयान, पुलिस को बुलाओ, मैं अपने बयान अब देना चाहती हूँ। जब मैंने तीसरी बार में जो सच था मैंने वही लिखा, मैंने वही बताया, फिर थोड़ा मेरा केस चला। तो मैं मैम से तो 2019 में ही मिली थी, लेकिन अपने घर में मैं 2023 से रह रही हूँ अपने शेल्टर होम में। तो मेरा डिसेबिलिटी तो मतलब डॉक्टर ने तो मुझे ये बोल दिया कि लाइफ टाइम तक इसकी ट्रीटमेंट चलेगा। तो मतलब मेरे पेट में मतलब एक डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसकी आंत है ना बड़ी, वो एसिड से ख़राब हो चुकी है, तो इसकी वजह से इसकी कंडीशन ऐसी रहेगी और हर 3-4 महीने में इसको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी इंडोस्कोपी डायलिटेशन होता है गले का, तो उसमें मुझे 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है 3-4 महीने में। मतलब 1 साल में मैं 6 महीने घर पे रहती हूँ या 6 महीने हॉस्पिटल में ही मुझे रहना पड़ता है। तो डिसेबिलिटी का तो बस आप ही देख लो, पूरी मतलब कुछ % मतलब बचा है मेरा, तो सभी बेकार हो गया पेट में। और आप क्या चाहती हैं कि गवर्नमेंट इस पेटिशन को देख के क्या करे? अभी तक तो कॉम्पेंसेशन में 3 लाख मिला है। अब देखो हमारी इतनी कंडीशन ख़राब है, 3 लाख में क्या होता है, कुछ नहीं होता। हमारे बाबा का भी सब कुछ चला गया, जो था सब, मतलब मेरे पापा ने सब लगा दिया मेरे चक्कर में, और कॉम्पेंसेशन 3 लाख मिला है। 3 लाख में कुछ नहीं होता। और डिसेबिलिटी कार्ड भी हमारा बनना तो चाहिए बहुत, क्योंकि एसिड से तो एसिड तो चीज़ ही बहुत बुरी है। सब चीज़ जहाँ पे डलता है वहाँ पे बेकार कर देता है, कोई पिला देता है तो वो चीज़ सारी ख़राब हो जाती है। तो गवर्नमेंट को तो कॉम्पेंसेशन भी का भी बहुत, एसिड अटैक को सर्वाइवर को बहुत कम से भी कम बहुत ज़्यादा देना चाहिए। As the Supreme Court pushes the government to reconsider the law, the lived experiences of these women show why recognition, compensation, and continuous care are not just legal necessities, they are matters of dignity. For now, their voices are the strongest argument for legal change. Thank you so much for watching The Print. This is Ruchi Bhattar with Anu Verma reporting from Jangpura, New Delhi.